हेलो तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो हमारे पास है एसी सर्किट। ठीक है, हम लोगों ने देखना है एसी और जो डीसी सर्किट होते हैं इनके बेसिक एलिमेंट हमारे पास कौन से होते हैं जो कि वोल्टेज और करंट को हमारे पास क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसी के साथ हम लोग जो है ना वो देखेंगे एसी थ्रू अ रजिस्टर को। जब आप अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ क्या लगाएंगे, किसी भी रजिस्टर को लगाएंगे, तब हमारे पास ये फिनोमिना किस तरह से होगा। आगे आने वाले टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर नहीं देखा फेज ऑफ एसी, तो उसको लाजमी देख के आए, जहां पर हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, लैग और लीड की बात की है, ताकि आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एसी सर्किट को। हमारे पास ना सर्किट दो तरह के होते हैं, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। डीसी का मतलब है एक ऐसा सर्किट जिसके साथ हमने क्या लगाई है, बैटरी लगाई है। ठीक है, अब जिस सर्किट के अंदर बैटरी लगी हो और एक रेजिस्टेंस लगा हो, ठीक है, उसके अंदर वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं बच्चों? सिर्फ एक ही एलिमेंट चाहिए होता है, वो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। अ डीसी सर्किट इज अ रजिस्टर आर विच कंट्रोल द वोल्टेज एंड करंट। हमारे पास जो डीसी सर्किट होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर होता है हमारे पास, किस चीज को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा कोई एलिमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना एसी सर्किट की, एसी सर्किट के अंदर तीन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके वोल्टेज और करंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। उनमें हमारे पास एक रजिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है। ये किसको कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज और करंट को। रजिस्टर आप जो है ना वो मैट्रिक्स से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, करंट कंट्रोलिंग फैक्टर होता है हमारे पास। उसके बाद जो एसी सर्किट होते हैं ना, इसके अंदर अगर रजिस्टर ना हो तो इंडक्टर और विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर आप लोग क्या करते हैं, वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करते हैं। वो हम सीखेंगे कि हम लोग किस तरह से करते हैं। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से ये दोनों क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है ना वो हमारे पास है एसी थ्रू अ रजिस्टर, जो कि है 17.5 हमारे पास। ठीक है, नाम से ही हमें पता चलता है कि हमारे पास एक एसी सप्लाई है और उसके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है, एक रजिस्टर को कनेक्ट कर देना है। तो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई हुई है, सिंपल सी डायग्राम है इसकी, कि हमारे पास एक एसी सप्लाई है। तो ये हमारे पास एसी सप्लाई है। ठीक है, इसको किसके अक्रॉस लगाना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो मैंने इसको किसके अक्रॉस लगा दिया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल दिया। ठीक है, पोटेंशियल की वजह से हमारे पास इस सर्किट के अंदर क्या करेगा, या रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या चीज मूव करेगा, करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। कब, जब हम ईएमएफ सोर्स लगाएंगे किसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर ना इस चीज को स्टडी करना है कि मेरे पास वोल्टेज और जो करंट है वो किस तरह से फ्लो करते हैं सेम ही टाइम के अंदर, जब खाली रजिस्टर जो है ना वो एसी सर्किट के साथ लगा हुआ हो गया। हमारे पास वोल्टेज और करंट जो है वो लैग और लीड करते हैं या नहीं करते हैं हमारे पास, उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, डील करना है। तो चले हम लोग जो है वो डील कर लेते हैं इस चीज को। तो इसकी जो डेरिवेशन है ना हमारे पास सिंपल सी डेरिवेशन है, मैथमेटिकली हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एसी सप्लाई है, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या स्टडी किया हुआ है, V इज इक्वल टू वी नॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा। अब कुछ लोग जो है ना इस थीटा की जगह पे ओमेगा टी भी लेते हैं। ठीक है, तो ओमेगा टी भी ले ले तब भी वही बात है, थीटा ले लें तब भी वही बात है, तो आपने परेशान नहीं होना। अब ये जो हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास है फेज। ठीक है, मैं आपको ब्रीफली जो है ना पीछे समझा के आया हूँ फेज के बारे में। तो ये हमारे पास ना इक्वेशन है 1, जब मैंने ईएमएफ सोर्स को क्या किया, अप्लाई किया। अब ईएमएफ सोर्स की वजह से ना इस सर्किट के अंदर क्या चीज फ्लो करेगी, करंट जो है वो हमारे पास फ्लो करेगा। उसको हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब करंट को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि जब एक सर्किट के अंदर एक रेजिस्टेंस लगी हो, एक ही ईएमएफ सोर्स लगा हो, तो उस टाइम हम लोग जो है करंट की वैल्यू को या पोटेंशियल की वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ ओहम लॉ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना आप लोगों ने ओहम लॉ लगाना है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, एक ईएमएफ सोर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग ओहम्स लॉ। ओहम लॉ हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई एंड आर। हमें ना यहाँ से I की वैल्यू चाहिए। अगर आपको I की वैल्यू चाहिए ना, R इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। अब V जो है वो हमने यहाँ पर देखा हुआ है, जो कि हमारे पास है इक्वेशन 1। तो इस वैल्यू को उठाकर आपने कहाँ पे पुट कर देना है बच्चों, यहाँ पे पुट कर देना है। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वो मेरे पास आएगा V नॉट डिवाइडेड बाय R, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा हमारे पास। ठीक है, अब मैं अगर इस फैक्टर को देखूं ना, ये वाला जो फैक्टर है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है ना वो हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है। अगर ये पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज है ना, तो ये मेरे पास पीक वैल्यू ऑफ द करंट जो है वो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट के लिए V ओवर R, पीक वैल्यू के लिए I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय R आएगा। तो यहाँ पे आपने लिख भी लेना है I नॉट
इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। किस चीज के लिए? फॉर मैक्सिमम करंट के लिए। तो मेरे पास करंट का जो फॉर्मूला है वो बनेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट, और हमारे पास क्या बनेगा बच्चों? साइन एंड थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? कोई इक्वेशन 2 हो गई। यहाँ पर थीटा जो है वो अगेन हमारे पास क्या है? फेज है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन 1 और 2 को देखो ना, तो बच्चों यहां पर देखें हमारे पास साइन थीटा और साइन थीटा। मैंने ना आपको फेज में एक चीज समझाई थी, जब हम फेज ऑफ एसी को स्टार्ट कर रहे थे ना, उसके स्टार्ट ही में अगर मेरे पास एंगल थीटा हो, पोटेंशियल का भी और किस चीज का? करंट का, तो यहां पर ना कोई फेज डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर मैं फेज लेट करता हूं ना, सपोज के 0 डिग्री, मैं कहूं जी हम लोग 0 डिग्री के इंस्टेंट के ऊपर है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो दोनों के लिए 0 ही पुट करना है। तो मैं यहां भी 0 पुट करूंगा और यहां भी क्या करूंगा? 0 पुट करूंगा। साइन 0 0, साइन 0 0, वोल्टेज भी 0 और क्या हो गया? करंट भी 0 हो गया मेरे पास। मतलब वोल्टेज भी 0 हो गया और करंट भी क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों साइन फंक्शन के साथ क्या कर रहे हैं? वेरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर हमारे पास जो एंगल की वैल्यू आ रही है ना, वो मेरे पास दोनों के लिए बच्चों सेम है। ठीक है, तो हमें परेशान नहीं होना। तो इसी की वजह से हमारे पास वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों क्या रहेंगे? इन फेज रहेंगे। मैं एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, वो स्टेटमेंट भी आप लोगों को राइट डाउन करनी है। ठीक है, और फेज ऑफ एसी में मैंने ये ब्रीफली बात की हुई है, अगर आप लोगों ने टॉपिक नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 equation 1 and 2 the instantaneous value of voltage and current are sine function। ठीक हो गया कि वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू क्या है? साइन फंक्शन के साथ है। साइन थीटा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन थीटा हो जाएगा, विच वेरी विद टाइम टी। तो वो टाइम टी के साथ क्या कर रही है? हमारे पास वेरी कर रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही हमारे पास ये दोनों वैल्यूज भी क्या हो रही है? हमारे पास चेंज हो रही है, जो कि मुझे क्या बताती हैं कि हमारे पास now the voltage and current are इन फेज। जो कि हमें ये बता रही है कि वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू क्या है? इन फेज है। अब इन फेज होने का मतलब है कि मेरे पास अगर पोटेंशियल 0 पे है ना, तो करंट भी कहां पे होगा? 0 पर होगा। अगर मेरे पास वोल्टेज मैक्सिमम पर है तो करंट भी कहां पे होगा? मैक्सिमम पे होगा। ठीक है, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो सेम ही चलेंगे आपके एसी थ्रू अ रजिस्टर सर्किट के अंदर। अगर खाली रजिस्टर लगा वो हमारे पास, तब ये दोनों क्या करेंगे? सेम ही टाइम में क्या करेंगे? फ्लो करेंगे हमारे पास। ओके हो गया। तो ये मेरे पास एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। उसके बाद ये चीजें बच्चों आप लोगों ने लाजमी यहाँ पे राइट डाउन करनी है ग्राफिकली। ठीक है, एक तो आप लोगों को इस चीज को जो है ना ग्राफिकली बना के दिखाना है। अब ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ना, तो आप इसको इस तरह से देख लें कि हमारे पास यहाँ पर ये एक वेवफॉर्म आ रही है। ठीक है, ये ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर टाइम है और वर्टिकल के ऊपर ना हमारे पास क्या चीज है? वोल्टेज और करंट है। सपोज कि हमारे पास वोल्टेज जो है वो आपके सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है कुछ इस सेंस में, इस तरह से ये वोल्टेज है हमारे पास। ठीक है, जो फ्लो कर रहा है। तो आपकी बुक में ना यहाँ पे लिया हुआ है 0, यहाँ पर उन्होंने लिया है π/2, यहाँ पे उन्होंने लिया है पाई, और यहाँ पर उन्होंने लिया हुआ है 3π/2, और यहाँ पे क्या लिया हुआ है उन्होंने? 2 and पाई लिया हुआ है। अगर आप लोग टाइम के रिस्पेक्ट से लिखना चाहें तो वैल्यू को टाइम के रिस्पेक्ट से लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने बोला अगर वोल्टेज 0 है तो करंट भी क्या रहेगा? 0। वोल्टेज 0 है तो करंट भी क्या है? 0। वोल्टेज मैक्सिमम है क्योंकि ये पीक वैल्यू होती है ना, यहाँ पर वोल्टेज की जो वैल्यू होगी ना हमारे पास, वो पीक वैल्यू होगी, जिसको आप बोलते हैं पॉजिटिव V0। तो अगर यहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम है तो यहाँ पर करंट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैं उसको ब्लैक से बना देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को समझने में। तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ तक
करंट की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, जो कि हमारे पास है आई नॉट। उसके बाद करंट क्या करता है, 180 पर आता है, तो वोल्टेज 180 पर आता है तो करंट भी कहां पे आएगा, 180 के ऊपर आएगा हमारे पास। पोटेंशियल मिनिमम, करंट भी क्या हो गया, मिनिमम। देन अगेन वोल्टेज आता है 270 के ऊपर, 270 पर अगेन हमारे पास वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, जो कि नेगेटिव वी नॉट, मतलब नेगेटिव यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ, और इसका कोई भी मकसद नहीं है। वैसे ये दोनों वैल्यूज मैग्नीट्यूड में सेम होती है, तो हमारे पास करंट भी क्या रहेगा, मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ही किस तरफ जाएंगे, मिनिमम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास करंट है। तो यहां पर अगर मैं देखूं ना, तो ये दोनों ही चीजें हमारे पास कहां पे चल रही हैं, इन फेज चल रही है। मतलब हमारे पास वोल्टेज अगर क्या है, मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम है तो करंट भी क्या है, मिनिमम है हमारे पास, ठीक है। तो ये इसकी थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आप लोग बनाते हैं, या तो उसको बोलते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, या उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम आप लोग, ठीक है, जो कि हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का नाम दिया था फेज ऑफ एसी के अंदर, वो आप जाकर देख लें। तो हम यहाँ पर बनाते हैं फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम मेरे पास क्या होगी, अब फेजर डायग्राम जब आप लोग बनाएंगे ना, तो हमने जब स्टडी किया था ना फेज ऑफ एसी को, उसके ना स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो क्वांटिटीज इन फेज हो, क्या हो, इन फेज, मतलब फेज का उन दोनों के दरमियान में कोई डिफरेंस ना हो हमारे पास, तो वो दोनों क्वांटिटीज किस तरह से राइट ऑन की जाएंगी मेरे पास। यहाँ पर हमने ब्लैक से लिया था करंट को, तो आप ब्लैक से जो है ना वो करंट को ले लें, ये मेरे पास है करंट, और यहाँ पर ब्लू से हमने लिया हुआ था वोल्टेज को, तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, वोल्टेज आ गया। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या चलेंगे, पैरेलल चलेंगे, मतलब यहाँ पर कोई भी करंट और वोल्टेज एक दूसरे को ना तो लैग करेंगे और ना ही हमारे पास क्या करेंगे, लीड करेंगे। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आएगा। उसके बाद हमारे पास है पावर डेसिपेशन, ठीक है, तो पावर को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब पावर के ना तीन जनरल फॉर्मूले तो आप लोगों ने स्टडी किए हुए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर ही, ठीक है, जो कि हमारे पास है P इज इक्वल टू वी आई एंड P इज इक्वल टू आई स्केयर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। ये तो वो जनरल फॉर्मूला है जो हम लोगों ने डीसी के साथ क्या किए थे, कंपेयर कर कर जो है ना वो कैलकुलेट किया हम, जब सर्किट के अंदर क्या लगी होती है, रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास लगी हुई होती है। अब ये फॉर्मूले जो है ना वहां पर वैलिड होते हैं जहां पर आपका सर्किट क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव होता है। क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव, मतलब वोल्टेज और करंट दोनों क्या रहते हैं हमारे पास, इन फेज रहते हैं, ठीक है, इन फेज। अगर वोल्टेज और करंट हमारे पास इन फेज ना हो तब ये फॉर्मूले हमारे पास अप्लाई नहीं होते। अब इस पावर को ना हम लोगों ने निकालना है एवरेज के अंदर। एवरेज के अंदर हम लोगों ने क्यों निकालना है, क्योंकि जो डीसी सप्लाई होती है ना हमारे पास, वहां पर ना पावर रहती है बच्चों कांस्टेंट, पावर चेंज नहीं होती मेरे पास, ठीक है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होते हैं ना, वहां पर हमारे पास वोल्टेज और जो करंट है उनकी वैल्यू क्या होती रहती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम और ज्यादा होती रहती हैं। हमारे पास एक साइकिल के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो सिर्फ दो दफा अपनी पीक मैक्सिमम पावर के ऊपर आता है, एक वो π/2 के ऊपर आता है और एक 3π/2 के ऊपर आता है, मतलब वो स्टेबल नहीं रहता। उसके बाद क्या करती है, वैल्यूज डिक्रीज करना स्टार्ट करती हैं, जैसे कि यहाँ से डिक्रीज कर रही हैं, फिर यहाँ से क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, वैल्यूज क्या करेंगे, डिक्रीज। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज पावर का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। अब ये रेस करने लगे हैं, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आपने ले लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट इसको कैरी करते हैं। अब हम यहाँ पे ना एवरेज पावर निकाल लेते हैं। जब आप लोग एवरेज पावर निकालेंगे ना, तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज हुआ है ना यहाँ पर, P एवरेज के लिए हमारे पास, ठीक है, तो वो यहाँ पर यूज हुआ है आई स्क्वायर और हमारे पास आर। अब ये जो मैंने स्लैश लगाई है ना इसके दोनों साइड के ऊपर, ये ना एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं एवरेज की बात करता हूँ ना, तो मैं ना तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट लेता हूँ और ना ही मैं क्या लेता हूँ, पीक वैल्यू ऑफ द करंट लेता हूँ। हम लोगों ने जो है ना पावर जब निकाली थी उसमें या उससे पीछे हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ द जो है वो वैल्यूज क्या की है, कैलकुलेट की है। वो हमने ना रेफरेंस वैल्यू ली हुई है अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। तो बेसिकली मुझे आई स्क्वायर की जहां पर वैल्यू है ना, वहां पर हमें आई आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट चाहिए है। क्यों चाहिए है, क्योंकि हमने उसको रेफरेंस बनाया हुआ और रेफरेंस बनाकर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। क्योंकि अल्टरनेटिंग वोल्टेज के अंदर हमारे पास ना तो जो है वो करंट स्टेबल रहता है, ना वोल्टेज स्टेबल रहते हैं और ना ही पावर हमारे पास
स्टेबल रहती है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू को यूज करना है आरएमएस की को। तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर लें। सो एज वी नो हमारे पास आईआरएमएस वैल्यू जो है ना, जो आपने पीछे स्टडी की है, वो हमारे पास है आई नॉट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट 2 होते हैं। अब आप क्या करें दोनों साइड पर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जब आप स्क्वायर लेंगे ना, तो आईआरएमएस का स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर और डिवीजन में स्क्वायर स्क्वायर रूट के ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को ना आपने यहाँ पर जो है वो पुट करना है, ठीक है। और इसी वैल्यू को वो हमारे पास किसके इक्वल बताता है, आई स्क्वायर के इक्वल बताता है। मैंने बता दिया है कि हम यहाँ पर आई की वैल्यू क्यों नहीं ले रहे, आई आरएमएस वैल्यू हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं। तो इस वैल्यू को बच्चों उठा के आप लोग यहाँ पे पुट कर दें, तो हमारे पास पावर जो है वो हमारे पास आ जाएगी आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और हमारे पास आर। ओके, तो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू की जगह पे अब आप आईआरएमएस की वैल्यू लगा दें, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आईआरएमएस स्क्वायर के जो है वो इक्वल है। तो यहां पर हमारे पास आईआरएमएस का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पर आर की वैल्यू चाहिए, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आप निकाल लें, v इज इक्वल टू आई आर एंड आर इज इक्वल टू वी ओवर आई हमारे पास। अब चूंकि हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर वी आर एम एस वैल्यू भी लेंगे, सॉरी वी आर एम एस, और ये भी क्या है वी आर एम एस। इस वैल्यू को ना आपने यहाँ पुट कर देना है। जब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा आई आर एम एस का स्क्वायर क्रॉस हमारे पास वी आर एम एस डिवाइडेड बाय आई आर एम एस। तो यहाँ पर आई आर एम एस जो है वो आई आर एम एस से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और जो रिमेनिंग पावर का फॉर्मूला होगा वो हमारे पास आई आर एम एस और क्या होगा वी आर एम एस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप पावर डेसिपेशन इन एसी सर्किट को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। आप पावर डेसिपेशन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, देखें जब भी रेजिस्टेंस लगी हो ना किसी भी एसी सोर्स के अक्रॉस, तो वहां पर रेजिस्टेंस जो है ना अपने अंदर पावर को स्टोर नहीं करता, क्या नहीं करता पावर को स्टोर नहीं करता या एनर्जी को स्टोर नहीं करता अपने अंदर, ठीक है। वो हमारे पास क्या करता है हीट क्रिएट करता है। जब वो हीट क्रिएट करता है ना, तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है पावर डेसिपेशन हो रही होती है, पावर हमारे पास वेस्ट आउट हो रही होती है, ठीक है। उसी चीज को ये यहाँ पे क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप सो आप लोगों को एसी थ्रू रजिस्टर जो है वो समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।